हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के सीबीएसई सैम्पल पेपर की तीसरी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उसके सेक्शन बी के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। और इसमें जो हमारी जो पहली क्वेश्चन है 21, वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिंग सोडा इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड एक्स। अब यहाँ पर आपसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस के बारे में ये जानना चाह रहा है कि क्या आप उसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिक सोडा के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानते हैं नहीं आते, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड की इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है, जिसे हम लोग ब्राइन वाटर भी कहते हैं। तो ब्राइन किसे कहते हैं हम लोग? ब्राइन की इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है। तो ब्राइन जो होती है वो सोडियम क्लोराइड और H2O की कॉम्बिनेशन होती है, जिसे हम लोग ब्राइन कहते हैं। तो जब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलती है, जिसकी बात हो रही है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, क्या मिलेंगे? क्लोरीन गैस मिलेगी। और साथ ही साथ और कौन सी गैस मिलने वाली है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मिलेगी, जो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। जस्ट अभी हमने बताया था आपको पिछले वाले वीडियो सीरीज में सेक्शन ए के एमसीक्यूज में। तो यहां पर जो दो गैस फॉर्म हो रही है उस पर भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यहां पे आपको कहा गया दो गैस Y और Z फॉर्म हो रही है। कौन सी? Y और Z। अब हमें Y और Z के बारे में नहीं चाहिए। Y इज लिबरेटेड एट कैथोड एंड Z विच इज लिबरेटेड एट एनोड। तो कौन सी हो सकती है जो कैथोड पर लिबरेट हो सकती है और कौन सी एनोड पर लिबरेट होती है? तो हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पर लिबरेट होगी। तो हमारी Y कौन हो गई? हाइड्रोजन गैस हो गई। और Z कौन सी हो गई? ऑब्वियसली क्लोरीन गैस हो गई, जो एनोड पर लिबरेट हो रही है। ऑन ट्रीटमेंट विथ सेलेक्ट लाइम, और भी आपको बताया जा रहा है कि एक कंपाउंड B है जिससे उस Z के साथ रिएक्शन करवाई जा रही है। वो कौन सी है? सेलेक्ट लाइम। सेलेक्ट लाइम क्या होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो सेलेक्ट लाइम के साथ रिएक्शन हो रही है क्लोरीन की, तो ये क्या फॉर्म कर रही है? क्लोरीन से रिएक्ट करके CaOCl2 फॉर्म कर रही है, और साथ ही साथ H2O मॉलिक्यूल भी, मींस वाटर की भी फॉर्मेशन हो रही है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा हो गया कंपाउंड B, और कंपाउंड A जो होने वाला है वो कौन सा? X कौन सा होने वाला है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड कौन है? ये हमारा X है, जो कि ब्राइन होता है। तो X की जगह क्या हो गया? हमारा सोडियम क्लोराइड हो गया। Y के जगह पर हाइड्रोजन आ गया, और Z की जगह पे क्लोरीन गैस आ गई। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, और जो X, Y, Z के फॉर्म में क्वेश्चन पूछी गई थी वो भी हमने समझ लिया। कैसे? ब्राइन के इलेक्ट्रोलाइसिस से, जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जिसका हम लोग कॉमन नेम कास्टिक सोडा भी जानते हैं। कास्टिक सोडा के बहुत सारे यूजेस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उसके लिए भी आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाएंगे। देयर आर वेरियस मसल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम नोन एज स्फिंक्टर। तो ये जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, स्फिंक्टर्स, ये क्या क्या करते हैं? ये बेसिकली कोई भी सब्सटेंस को एक डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शन में फ्लो करवाने के लिए एक तरह के ओपनिंग वाल्व होते हैं, एक तरह की डोर होती है, जिससे आप इन तो हो सकते हैं लेकिन आउट नहीं हो सकते हैं जनरली।
तो यहां पर आपसे अलग अलग इस स्पिंक्टर के बारे में पूछा जा रहा है। वैसे कितने तरह के स्पिंक्टर होते हैं हमारे पास? टोटल 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से 2 टाइप आपके पास पाइलोरिक और एनल दी गई है। अगर इनकी किसी भी तरह से क्या हो जाए, इनकी पोजीशन बताएगी एट द जंक्शन ऑफ स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसकी पोजीशन जो है एनस बताई गई है। गिव वन मोस्ट लाइकली कंसिक्वेंस ऑफ मैल फंक्शनिंग। अब किसी भी तरह से ये दोनों स्पिंक्टर काम करना बंद कर दे या किस तरह की इरेगुलरिटीज हो जाए, कोई हेल्थ इश्यूज के कारण हो सकती है, तो क्या होने वाला है? तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे? इसमें क्या होगी, इसमें जिस रेट से इंटेस्टाइन में फूड जानी चाहिए वो रेट अनकंट्रोल हो जाएगी। हो सकती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ फूड टू बी डाइजेस्टेड विल बी वेरी हाई। तो ये एक कॉन्सिक्वेंस होगी। पाइलोरिक के केस में, एनल स्पिंक्टर के केस में क्या होगी, जो भी फीसेस है वो इनवॉलंटरली रिलीज होने लगेंगे, क्योंकि किसी भी तरह से जो एक्सक्रीटा होता है वो एनल स्पिंक्टर की वजह से ब्लॉक किया हुआ रहता है, और जब हम प्रेशर जनरेट करते हैं, जब हमारी वॉलंटरीली विल होती है, तब वो एक्सक्रीटा हमारे बॉडी से एक्सपेल होती है, जो हम लोग डेली मॉर्निंग में करते हैं, ताकि जो भी हमारे अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से एक्सपेल हो जाए सॉलिड के फॉर्म में। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नेम द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्शंस। अब बताइए पोस्चर और बैलेंस को कौन रिस्पॉन्स करता है, कौन कंट्रोल करता है, ऐसा कौन सा ब्रेन का पार्ट है? तो वो कौन सा पार्ट है? सेरिबेलम। ये कौन सा है? सेरिबेलम। ये हमें बैलेंस होने के लिए सपोर्ट देता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का। नेक्स्ट है बीटिंग ऑफ हार्ट। तो बीटिंग ऑफ हार्ट जो है ये मेडुला के कारण होता है। ये किसके कारण होता है? मेडुला के कारण। नेक्स्ट थिंकिंग जो हम लोग करते हैं वो कौन सा पार्ट है ब्रेन का? वो है सेरिब्रम। वो कौन सा है? सेरिब्रम। सेरिब्रम और सेरिबेलम में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, दोनों ही अलग अलग पार्ट है। नेक्स्ट जो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को भी कौन? मेडुला कंट्रोल करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वेयर आर ऑक्सीन्स सिंथेसाइज इन अ प्लांट। आपको पता है टिप पर ऑक्सीन्स होती है। कहां पर होती है? टिप पर होती है। तो ऑक्सीन्स आर सिंथेसाइज इन द ग्रोइंग रीजन एट द टिप ऑफ शूट एंड रूट। एट द ग्रोइंग टिप ऑफ रूट एंड शूट। रूट अंडरग्राउंड वाले पार्ट को बोलते हैं जो डाउनवर्ड मूवमेंट करती है, और शूट पार्ट जो अबव द ग्राउंड होती है। विच ऑर्गन ऑफ द प्लांट शोज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म? तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म मीन्स लाइट के टुवर्ड्स कौन मूव करती है? वो है शूट पार्ट। वो कौन सी है? शूट पार्ट। और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, ग्रेविटी के अगेंस्ट कौन जाती है? तो ग्रेविटी के अगेंस्ट भी कौन जाती है? शूट ही तो जाती है। ग्रेविटी डाउनवर्ड लगती है, लेकिन शूट जो है वो अपवर्ड ग्रो होती है, तो वो नेगेटिव हो गई जियोट्रोपिज्म में। पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, वाटर डाउनवर्ड होती है, तो रूट्स भी क्या होते हैं? वो भी डाउनवर्ड शो करते हैं। तो वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा एक डायग्राम दिया गया है आपको।
एक रे डायग्राम दिया गया, एक प्रिज्म है, अ स्टूडेंट ट्रेसेस द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एज शोन इन द डायग्राम बट लीव्स इट इनकम्प्लीट एंड अनलेवल्ड, रीड्रॉ एंड कंप्लीट द डायग्राम। तो कोई किसी स्टूडेंट ने इस तरह से एक ग्लास प्रिज्म के थ्रू रे डायग्राम बनाना चाहा, लेकिन किसी कारणवश उसने इनकम्प्लीट छोड़ दिया। तो आपको क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। तो कैसे होगी, सबसे पहले ये हो गई हमारी, ऐसे ट्रेवल करेगी, और फिर जब एंगल ऑफ हमारा डेविएशन अगर हमें देखना होगा तो ये वाली हमारी एंगल ऑफ डेविएशन हो गई, और साथ ही साथ नॉर्मल्स भी तो हमें दिखाने पड़ेंगे। तो नॉर्मल यहां हो गई, तो ये n1 हो गई, ये n2 हो गई, और ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गई। तो ये चीजें हैं। और क्या क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये चीजें होती है। तो इस तरह से डायग्राम क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपसे सोलोनॉइड से क्वेश्चन पूछा गया है। एक सोलोनॉइड की फिगर दी गई है और आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस इस पर बेस्ड पूछे गए। स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट्स रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। देखिए जहां भी डेंसिटी जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अधिक होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ही स्ट्रांग होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डेंसिटी और डिग्री ऑफ क्लोजनेस, और डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फोर्सेस ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आपको यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रहे होंगे, ये सारे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो आपको बताना है कैसे हमें पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर कहां है। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गए नियर द एंड्स। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट इन द सर्किट इज रिवर्स्ड। अब जब रिवर्स की जाएगी तो सिर्फ ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वो चेंज होगी, लेकिन डेंसिटी एज इट इज रह जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन। आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे जिसमें आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस भी होंगे ईदर और के फॉर्म में। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस के एडवांटेज के रूप में ले सकते हो। आप चाहो तो आपको जो कन्वीनियंट लगे, आपको और वाली क्वेश्चन कन्वीनियंट लग रही है तो आप और वाले अटेम्प्ट करोगे, और आपको मेन क्वेश्चन अगर कन्वीनियंट लग रही है तो आप मेन क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करोगे। उन दोनों में से कोई एक ही हमें अटेम्प्ट करनी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो और में दी गई है। State any two factors on which the magnetic field produced by a current carrying straight conductor depends। आपको दो ऐसी प्रॉपर्टी बतानी है जिस पर डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो पहली क्या है, पहली है डिग्री ऑफ क्लोजनेस। अभी हमने बताया डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दूसरी क्या हो गई हमारे पास, दूसरी क्या होनी चाहिए, दूसरी जो होनी चाहिए वो है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस भी एक फैक्टर है जो
मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगी कैसी स्ट्रेंथ होगी। तो डिस्टेंस फ्रॉम दी कंडक्टर, डिस्टेंस फ्रॉम दी कंडक्टर, कौन सी कंडक्टर है? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये दो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। मेंशन द रूल विच हेल्प्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो वो कौन सी है? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहती है? जब हम लोग किसी करंट, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में ऐसे होल्ड करते हैं जिसमें थंब जो है करंट की डायरेक्शन को बताए, तो ये जो कर्ल फिंगर जो होंगे वो किसकी डायरेक्शन को बताएंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को। वो किसकी डायरेक्शन को बताएंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को। और ये हो गई करंट। तो राइट हैंड थंब रूल स्टेटमेंट में हम एक्सप्लेन कर देंगे और आप ये फिगर बना देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है DDT के बारे में। वॉज स्प्रेड इन अ लेक टू रेगुलेट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रोसेस है जो हम लोग DDT स्प्रेइंग करते हैं ताकि मॉस्किटो के ब्रीडिंग प्रोसेस को हम लोग रोक पाएं, उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाएं, ताकि मॉस्किटो प्रोन डिजीज, डेंगू, मलेरिया, ये सब चीज़ें हमारे लाइफ में ना हो और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे। तो हाउ मच, नेक्स्ट पार्ट में आपसे कहा जा रहा है हाउ मच इट अफेक्ट द ट्रॉपिक लेवल इन द फॉलोइंग फूड चेन एसोसिएटेड विथ अ लेक। अब लेक में कैसे होगी? तो जैसे ही आपने DDT स्प्रे किया तो सबसे पहले वो कहां पहुंचने वाला है? वो जो है वो पहुंचने वाला है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। कौन सा है हमारा? प्लैंकटन के पास। ये जो है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है और ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो ये तो और डेंजरस बात हुई। बायोडिग्रेडेबल होती तो डिकम्पोज हो जाती। अब नेक्स्ट जो है वो कहां जाएगी? वो जो है प्लैंकटन से फिश, फिश से लार्ज फिश और लार्ज फिश से हॉक के पास जाने वाली है। तो आपको बताना है कि कैसे अफेक्ट करेगी ट्रॉपिक लेवल्स को। तो ये एक बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से ये क्वेश्चन है। तो हॉक में जो होंगे वो हाईएस्ट लेवल ऑफ पेस्टिसाइड होंगे। पेस्टिसाइड की लेवल जो होगी वो कितनी होगी? सबसे हाईएस्ट होगी। हाईएस्ट लेवल ऑफ पेस्टिसाइड, ऑफ पेस्टिसाइड। इसमें सबसे मैक्सिमम होगी और सबसे पहले किसे मिलेगी? प्लैंकटन को मिलेगी। फिर उसे कंज्यूम कौन करेगा? स्मॉल फिश। स्मॉल फिश को कौन कंज्यूम करेगी? लार्ज फिश। और लार्ज फिश को कौन फीड करेगा? हॉक। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ पेस्टिसाइड देखने को मिलेगा आपको हॉक में। चलिए, इस तरह से ये ट्रॉपिक लेवल अफेक्टेड हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से। यहां पर आपको नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड। आपको ये दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? CO दिख रहा है और CHO। अब आप बताओ ये CHO किस फंक्शनल ग्रुप का है? तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ये कौन सा है? CHO। ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड होता है। ये हमारा कौन सा हो गया? एल्डिहाइड हो गया। फिर यहां पर भी हमारा क्या है? एल्डिहाइड ही है। तो दोनों में ही क्या है? एल्डिहाइड है। नेक्स्ट है राइट द जनरल फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड्स ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। तो आपको इस फंक्शनल ग्रुप के जनरल फॉर्मूला आपको बतानी है। तो जनरल फॉर्मूला क्या होती है? CnH2nO होती है।
नेक्स्ट जो है स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन दीज कंपाउंड्स एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी अदर कंपाउंड हैविंग सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। तो ये आपसे कहीं ना कहीं होमोलोगस सीरीज के बारे में बात कर रही है। ये किसके बारे में? होमोलोगस के बारे में बात कर रही है। तो आपको इस तरह से एक ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है कंपाउंड का जो क्या हो, एक होमोलोगस। तो होमोलोगस सीरीज में कितनी की डिफरेंस होती है? CH2 की डिफरेंस होती है। कितनी की डिफरेंस होती है? डिफर बाय, होमोलोगस सीरीज जो होती है, होमोलोगस सीरीज इज डिफर बाय CH2 और 14 AMU मास, 14 U मास। तो चाहे 14 U मास से डिफर करे या CH2 से, तो हमारे पास कितने हो सकते हैं? तो हमने एक कार्बन देखा, सिंगल कार्बन, डबल कार्बन। तो अब कैसे हो सकते हैं? अब ट्रिपल कार्बन वाला हमें लेना पड़ेगा। तो जब हम ट्रिपल कार्बन वाला लेंगे तो वो क्या होगा? 1 2 3 और ये हो गया हमारा CHO और हमने हाइड्रोजन को प्लेस कर दिया और इस तरह से यह स्ट्रक्चर बन गई इस कंपाउंड की। और इस कंपाउंड की नेम क्या हुई? वो हुई ब्यूटेनल। वो कौन सी हुई? ब्यूटेनल। Al जो है वो अल्डिहाइड को बता रही है। तो इस तरह से हमने रिलेशनशिप भी बताया और उसके स्ट्रक्चर को बताया, साथ ही साथ उसका हमने नाम भी बताया आपको। चलिए, होमोलोगस सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। 28 क्वेश्चन देखते हैं जो कि distinguish between esterification and saponification reactions with the help of chemical equations for each। आपको सपोनिफिकेशन और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के बीच में डिफरेंस बतानी है। तो आपको पता होगा कि एस्टरिफिकेशन में क्या फॉर्म होता है। अल्कोहल जो है एस्टरिफिकेशन में, एस्टरिफिकेशन में अल्कोहल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करती है। वो क्या करती है? एसिड के साथ रिएक्ट करती है और एसिड के साथ रिएक्ट करके वो एस्टर फॉर्म करती है, साथ ही साथ वाटर रिलीज करती है। वो क्या फॉर्म करती है? एस्टर ग्रुप के कंपाउंड फॉर्म करती है, साथ ही साथ वाटर रिलीज करती है, जिसे हम लोग डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं। ये एक तरह की डिहाइड्रेशन प्रोसेस है। वाटर रिमूव हो गई। तो अल्कोहल की फॉर्मूला क्या होती है? ROH। अब हमने क्या लिया? R-OH ले लिया। एसिड जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन सा एसिड है हमारे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन सी होगी? कार्बोक्सिलिक एसिड होगी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमने क्या किया? RCOO R डैश ले लिया। तो हमने क्या लिया? यहां पर एक यहां पर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH हो गई। तो क्या फॉर्म हो गई हमारे पास? क्या फॉर्म हुई? RCOOR डैश और H2O फॉर्म। तो आप देख पा रहे हैं ये कौन सी रिएक्शन है? एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन है और एस्टरिफिकेशन में वाटर रिलीज हो रही है। वाटर क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। तो जब हमने इथेनॉल को लिया, किसको लिया? इथेनॉल को, C2H5OH को लिया और साथ ही साथ हमने एसिटिक एसिड को ले लिया। कौन से एसिड को? एसिटिक एसिड को, CH3COOH। तो अब क्या फॉर्म होने वाली है एस्टरिफिकेशन में? एस्टरिफिकेशन में आप देखोगे क्या फॉर्म होगा? CH3COOC2H5 और वाटर रिलीज हो जाएगी।
वाटर जो है हमारी रिलीज हो जाएगी। और ये जो है ये कौन सी प्रोसेस फॉर्म होगी, और यहां पर आपको जनरली आप कॉन्क H2SO4 लेते हैं। कौन सा लेते हैं? कॉन्क H2SO4। हर जगह आपको कौन सा लेना है? कॉन्क H2SO4 लेना है। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो एस्टरिफिकेशन की प्रोसेस है। इसमें अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन होती है और एस्टर ग्रुप का एक कंपाउंड फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है? वो है हमारे पास सपोनिफिकेशन। अब आपको सपोनिफिकेशन के बारे में बताना है। सपोनिफिकेशन बेसिकली क्या है? वो सोप मेकिंग प्रोसेस है। अब सोप मेकिंग प्रोसेस में क्या होता है? सबसे पहले एस्टर की जो रिएक्शन होती है सपोनिफिकेशन में, जो हमारी सपोनिफिकेशन वाली रिएक्शन है, उसकी जो पहली स्टेप होती है उसमें एस्टर और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होती है। किसकी? सोडियम हाइड्रोक्साइड की। और एस्टर और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके वो सोडियम सॉल्ट फॉर्म करती है। कौन सी फॉर्म करती है? एक सोडियम सॉल्ट फॉर्म करती है, तो RCOONA। और ये जो सोडियम सॉल्ट है वो फिर जो है सिर्फ सोडियम सॉल्ट ही नहीं फॉर्म होने वाली है, और क्या फॉर्म होने वाली है? और फॉर्म होने वाली है हमारे पास R-OH, अल्कोहल ग्रुप भी हमारे पास आने वाला है। तो इस तरह की रिएक्शन जो होती है वो सपोनिफिकेशन में होती है। तो सपोनिफिकेशन में लिखेंगे आप क्या कि जब ईस्टर रिएक्ट होता है तो वो एक सोडियम सॉल्ट फॉर्म करता है, जो कि हमारा क्या है? सोप है। सोप मेकिंग प्रोसेस यही तो है। तो ये हो गई हमारी कौन सी? ये हमारी सपोनिफिकेशन की रिएक्शन हो गई। तो चलिए हम लोग रिएक्शंस को देख लेते हैं। तो इस रिएक्शन को हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे? सबसे पहले हम लोग जो एस्टर ग्रुप का कंपाउंड लेंगे, जो कि हमारा CH3COO2H5 हो गया, और फिर इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग रिएक्शन करवाएंगे। और ये कौन सी रिएक्शन है? ये जो है ये सपोनिफिकेशन है। तो जब इसे सपोनिफिकेशन रिएक्शन के अंदर ये जब रिएक्शन परफॉर्म होगी तो क्या फॉर्म होने वाला है? हमारे पास CH3COONA मिलेगा और साथ ही साथ वाटर मिलने वाला है। और ये जो CH3COONA है ये कुछ नहीं, सोडियम इथेनोएट है। ये क्या है? सोडियम इथेनोएट। ठीक है। तो इस तरह से हमने सपोनिफिकेशन रिएक्शन को डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? स्टेट वन यूज ऑफ एस्टर्स एंड सपोनिफिकेशन प्रोसेस। सपोनिफिकेशन किस लिए यूज होती है? एस्टर। और एस्टर की क्या यूज है? तो हमारे पास एस्टर का बहुत सारा यूज है। हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स में यूज करते हैं, परफ्यूम में यूज करते हैं, काफी इसकी प्लीजेंट स्मेल होती है। तो इसकी यूज जो हम लोग करते हैं परफ्यूम बनाने में, परफ्यूम्स में यूज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में यूज करते हैं। और सपोनिफिकेशन प्रोसेस वो तो सोप में यूज होती है। किस में होती है? इन मेकिंग ऑफ सोप। तो ये हमारे पास जितने भी सोप यूज होते हैं वो इसी प्रोसेस से फॉर्म किए जाते हैं।